हमारा अगला टॉपिक है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कुल मिला के फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? फाइनेंस। आपके बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पैसे का अरेंजमेंट कहां से हुआ, कैसे कैसे हुआ। ज्यादातर आप लोग क्या करते हो? आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हो, लोन से लेते हो, साथ ही साथ क्या करते हो? एसेट बेच रहे हैं। एसेट बेचते हैं। अबे भाई एसेट, चल एसेट में बेच देते हैं, इन्वेस्टिंग का पार्ट है वो। फाइनेंस की बात करें तो कर्जा ले रहा है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, इन सब में पैसा आता है आपके पास, लेकिन एक तरीके से क्या मालिकाना हक बढ़ जाता है। मैं कह दूं आपसे इशू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर जैसे कि बोल ही रहते आप लोग, लोन्स ले लेना, कर्जा ले लेना, बैंक से लोन लेना, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? पैसे का अरेंजमेंट तो है, पैसा तो आप अरेंज कर रहे हो, लेकिन एक लायबिलिटी खड़ी कर रहे हो, एक लायबिलिटी भी खड़ी कर रहे हो और पैसा भी मंगा रहे हो। बात को समझ में आ रही है? लायबिलिटी भी अराइज हो रही है और पैसा। तो सबसे पहली बात करूं मैं आपसे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। माय डियर, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल आप इशू कर रहे हो, पैसा आता है या जाता है? ऑब्वियसली आएगा। हमें क्या देखना है? हमें ना लायबिलिटी से मतलब है, ना ही एसेट से मतलब, हमें केवल एक चीज से मतलब, पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे हम कैश अकाउंट 11th क्लास में पढ़ते थे, उसमें मैंने क्या बताया था? कैश आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। बाकी अगर कोई उधार है उससे में कोई लेना देना नहीं है, वही काम यहां पर करना है। अगर कैश आ रहा है या जा रहा है, हमें केवल वो रिकॉर्ड करना है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आती बात? तो क्या इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा आ रहा है। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम होते हैं? क्या इनका पेमेंट होता है? बताइए, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीम होते हैं? हमने लोन लिया भाई, लोन की बात नहीं कर रहा ना मैं नहीं कर रहा ना अभी बात, 2 मिनट में कर लेंगे लोन की बात, जब लोन का टॉपिक आएगा। फिलहाल मैं इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। क्या इक्विटी शेयर आप रिडीम करते हो? बताइए बताइए यश जी, बताइए। इक्विटी शेयर रिडीम करते हो आप? करते हैं, पर वाइंडिंग अप के टाइम पर, जब कंपनी बंद होती है ना, तब करते हैं। वो भी कब? जब पैसा बचेगा तब। सबका पेमेंट कर दो, एंड में बचेगा तो दे देंगे। और 99% केसेस में पेमेंट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी बंद कब होती है? जब कंपनी को लॉस हो। जब कंपनी को लॉस हो, जब कंपनी को लॉस होगा तो सीधी सी बात है, नुकसान किसको होगा? मालिकों को नुकसान होगा। और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते तो मालिक ही है। बात समझ में आती है? मालिकों को पैसा नहीं मिलता 99% केस में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बंद कर दिया, बिजनेस को लॉस नहीं हो रहा था पर बंद करनी पड़ी, कोई ऐसा आप कोई एक्टिविटी कर रहे थे, जैसे मायावती के टाइम पर एक जो दौराला शुगर मिल की दारू बनाया करते थे लोग, डिपो, इनका डिपो का भी काम होता था, पूरे उत्तर प्रदेश में था ये। मायावती ने उसको बैन कर दिया। लॉस नहीं था उन्हें, बहुत मोटी इनकम थी उनकी, खुद कपिल सर को बहुत अच्छी इनकम होती थी, लेकिन क्या है कि वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो सब बिल्कुल बैन हो गया। तो क्या हुआ उसमें? अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स रहे होंगे जो कि थे, क्या उनका पेमेंट नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली हुआ होगा। बात समझ में आती है? हालांकि पेमेंट तो नहीं, उन्होंने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर मान लो दूसरा काम वो स्टार्ट ना करते तो पेमेंट नहीं होती। पेमेंट होती वो 1% में आती, पर ज्यादातर केस में पेमेंट नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर केस में बिजनेस तभी बंद होता है जब लॉस हो जाए। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन नहीं होता, इनका पेमेंट नहीं होता। अब मैं बात करूं, एक और होते हैं इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लंबी चौड़ी डिस्कशन कर चुका हूं इक्विटी और प्रेफरेंस के बारे में। जब आप इशू कर रहे हो, पैसा आ रहा है, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडम्पशन होता है? क्या इनका पेमेंट होता है? बिल्कुल होता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब रिडम्पशन हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है। क्लियर है ये बात? अब मैं बात करूं डिवेंचर्स की, तो माय डियर आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, इशू ऑफ डिवेंचर्स। बताइए पैसा आया या गया?
जब आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना स्टार्ट करो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो क्या हो जाएगा, पैसा आएगा या जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। बात समझ में आती है। इसी तरीके से मैं बात करूं आपसे, लोन्स रेज्ड, या फिर आपकी देसी भाषा बोल दो टेकन फ्रॉम बैंक, या कहीं से भी छोड़ो, टेकन लिखा लो। आपने लोन लिया तो पैसा आया या गया? आया है। लेकिन अगर उसी लोन की आप रीपेमेंट कर दो, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, चाहे अब करें चाहे आने वाले 10 साल बाद करें, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, वरना आपकी जमीन जब्त कर लेगा वो, या फिर जो भी आपने एसेट गिरवी रखी होगी। तो क्या करेंगे इसमें, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर लोन का रिपेमेंट हो रहा है पैसा जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं डिविडेंड की, डिविडेंड किस किस केस में दिया जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पर माय डियर, डिविडेंड भी दो प्रकार का होता है। डिविडेंड दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका नॉर्मल डिविडेंड, एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड और एक होता है आपका नॉर्मल डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड का क्या रोल है? इसकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी है कि पहले डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं, आपने कई बार सुना होगा प्रपोज्ड डिविडेंड। मतलब प्रपोज का वो वाला प्रपोज नहीं कि आप प्रपोज कर दो, ये वो वाला प्रपोज है कि डायरेक्टर्स खड़े होकर ये बोलते हैं कि हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ है और हम आप सभी को डिविडेंड देने वाले हैं। माइनर जैसे ही डायरेक्टर्स प्रपोज कर देंगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। ये कंपनी का रूल है, कंपनी का नहीं, कंपनीज एक्ट का रूल है, नियम है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स ने अगर प्रपोज नहीं किया तो शेयर होल्डर्स डिविडेंड मांग नहीं सकते अनटिल और अनलेस डायरेक्टर्स प्रपोज नहीं करते। समझ में आती बात? लेकिन इंटरिम डिविडेंड ऐसा होता है, इसमें क्या करते हैं, पहले प्रपोज करते हैं, पहले प्रपोज करते हैं और बाद में पे करते हैं लेटर। 6 महीने के अंदर अंदर कर देते हैं। 6 महीने के अंदर हो सकता है कंपनी का पॉलिसी चेंज हो गई या कंपनीज एक्ट में कोई रूल्स चेंज हो गए तो इसको डिले भी कर दिया जाता है। लेकिन इंटरिम में क्या करते हैं, जब आपने प्रपोज किया हाथ के हाथ पे भी करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रपोज करोगे हाथ के हाथ आपको पे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। समझ में आती है बात? तो दो प्रकार के डिविडेंड है जी। भाई इंटरिम डिविडेंड का रोल तो आया है यहाँ पर, रूल है इसका। कंपनीज एक्ट में कोई खासा रोल ही कहां था? बताओ, डिविडेंड के बारे में समझाया था मैंने वहां पर, वहां कौन सा रोल है इसके डिविडेंड का? वहां कोई एंट्री तक नहीं बनती डिविडेंड की, सब कुछ सिलेबस सेट ही है, क्या करोगे? खैर, तो मैंने कहा आपसे अगर डिविडेंड पे कर रहे हो इंटरिम डिविडेंड पे, तो भाई साहब पैसा गया और साथ ही साथ आपका डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। ड्यूरिंग द ईयर, ये वो वाला डिविडेंड है जिसे पहले प्रपोज किया गया था और अब हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। मतलब पहले प्रपोज किया होगा डायरेक्टर्स ने, जैसे साल की स्टार्टिंग हुई होगी, जैसे ही कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह तैयार हुई, देखा वहां सरप्लस बहुत सारा है, तो उसने क्या खुशी खुशी में क्या कर दिया, लो भाई लूटो, नुका हमारे पास से इतना तगड़ा मुनाफा हुआ है, ले लो आप लोग डिविडेंड। समझ में आती है बात? तो उसको पहले प्रपोज किया होगा, हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, पैसा जाएगा तो हमने इसको भी माइनस कर दिया। समझ में आती है बात? इसके साथ साथ आपका क्या हुआ, ये जो आपके डिवेंचर्स हैं इस पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, दिया जाता है नहीं दिया जाता है? हालांकि इनका एक और ट्रीटमेंट है, मैं आपको जनरल असम्पशंस लिखवाऊंगा जब मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग, तीनों, जैसे इन्वेस्टिंग तो हो चुका है, फाइनेंसिंग भी कर लेंगे और फिर ऑपरेटिंग भी, जब मैं तीनों कंसोलिडेट कराऊंगा तो जनरल असम्पशंस लिखवाऊंगा आपको। इनसे ना क्वेश्चन में खासा फर्क नहीं पड़ता, इससे इंटरेस्ट से या प्रॉफिट से या लॉस से, इनसे कोई क्वेश्चन खासा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस को ऊपर प्लस करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग में माइनस को यहाँ प्लस करना पड़ जाएगा।
बताऊंगा कैसे होता है, इनको खासा फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि इनकी एक्टिविटीज के क्वेश्चन बदल जाते हैं, नेट आंसर सेम आता है, आप चाहे क्वेश्चन में डाल लें चाहे ना डालें, लेकिन क्या होता है एक्टिविटीज का आंसर ऊपर नीचे हो जाता है। मान लो आपने ऑपरेटिंग में 1000 माइनस कर दिया, फाइनेंसिंग में प्लस कर दिया, तो ऑपरेटिंग का आंसर 1000 से कम आएगा और फाइनेंसिंग का 1000 से ज्यादा आएगा। मान लो आपने उसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया, तो ऑपरेटिंग आपका नॉर्मल रहेगा, फाइनेंसिंग भी नॉर्मल रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, तो आंसर तो सेम आएगा। खैर जब हम करेंगे, जब डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो अब मैं बात करूं इसकी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड। अगर आपने डिबेंचर्स के ब्याज को पेमेंट करा है तो पैसा गया, साथ ही साथ जो आपने लोन लिया है तो लोन का भी तो ब्याज देना पड़ेगा, तो उसकी बात कर रहे हैं किसकी, इसकी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। तो भाई इस केस में भी तो पैसा गया, तो नेट इफेक्ट में जो भी आपका पैसा आएगा या जाएगा उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, इसे नोट डाउन कर लो। स्टार्ट करते हैं आज का एक और क्वेश्चन हमारा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माय डियर, ये क्वेश्चन पहली बात तो यूपी बोर्ड की बुक का है, जो इस बार चैप्टर नया आया है यूपी बोर्ड में, और ये चैप्टर मतलब क्वेश्चन लगभग इसके ऐसा मैं कल करा चुका हूं ऑलरेडी, बस ये है कि इनका भी क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने इसे पूरा ट्रांसलेट किया है। इसमें है क्या क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। साफ साफ इतनी सी बात कही है इसने, कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इसमें क्या कहा गया आपसे, 2020 और 2021 आपके 2 साल दे दिए, आपके लिए इस बार आसान कर दिया इसने। इस बार जो ईयर्स है ना, आगे पीछे नहीं किए, ईयर्स इसने इस बार बिल्कुल सही रख रखे हैं, पहले 2020 फिर 2021। लैंड एंड बिल्डिंग में कहा गया 3 लाख था और वो 1 लाख रह गया। ठीक है, अगर मैं आगे की एडजस्टमेंट्स ना पढ़ूं तो मैं क्या मान के चलूंगा कि लैंड और बिल्डिंग में 2 लाख की लैंड और बिल्डिंग कम हो गई, मतलब बेच दी होंगी, 2 लाख की बेच दी होंगी। अगर नीचे की एडजस्टमेंट ना होती तो मैं यही सोचता कि 2 लाख की मेरी क्या हो गई है, सेल हो गई है। मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं 8 लाख की थी और 10 लाख की हो गई, मतलब अगर मैं एडजस्टमेंट्स ना पढ़ूं तो मैं क्या सोचूंगा कि 2 लाख की मैंने परचेज कर ली, यही तो हुआ होगा, मतलब पैसा गया होगा मेरे पास से एक तरीके से फिलहाल। इसके बाद मैंने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो थी पहले 50,000 की थी फिर 1 लाख होगी। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो मैं क्या मान के चलता कि 50,000 मेरी खरीद ली गई, पर नीचे एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट में कहा गया है कि टूल्स एंड मशीनरी, मतलब इसी की बात कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की, कहा गया है कि इसके अंदर 80,000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया है। चलो जी, कहा गया है टूल्स और मशीनरी ना 1 लाख की कीमत की चीज ना 1,20,000 की बिक दी, मतलब 20,000 के मुनाफे पर। प्रॉफिट कितना है, 20,000 का प्रॉफिट है। इसके बाद कहा गया लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपए। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग भी आपकी बेची गई 50,000 के मुनाफे पे। तो एक तो इसका अकाउंट बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग का, और एक आपका बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई अकाउंट बनेगा, उसका कोई अकाउंट नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एज सच बिल्कुल सिंपल है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहली बात इन दोनों के अकाउंट बनेंगे, तो तब की बात करेंगे बाद में, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी, 1 लाख की होगी, इसका मतलब 50,000 क्या करा होगा आपने, परचेज करा होगा नहीं करा होगा, परचेज करा होगा तभी तो पैसा गया आपके पास से। तो परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कितने का परचेज किया, 50,000 का परचेज किया, पैसा गया आपके पास से, माइनस हो गया। ये बात किसी को हजम हो गई, सबको पता बेटा, नहीं हुई। बेटा एक बात बता, तेरे पास 50,000 की स्टार्टिंग में थी, एंड में रह गई 1 लाख, तो तूने क्या किया होगा, 50,000 की खरीदी तो होगी तभी तो 1 लाख हुई है। और भाई जब तू परचेज करेगा तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब पैसा जा रहा है तो माइनस ही तो करूंगा मैंने वही तो किया है। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए अब मैं बात करता हूं इन दोनों के अकाउंट की, तो जरा अकाउंट बना लेते हैं इनके।
एक खाता बनाते हैं, सॉरी 2 खाते बनने हैं, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और दूसरा बनाना है आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो लैंड और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस एसेट है दोनों की दोनों, स्टार्टिंग यहीं से होगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? 3 लाख रुपए। इसके बाद आपका क्लोजिंग क्या होगा इसका? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की बात करो तो इसका ओपनिंग 8 लाख और क्लोजिंग है 10 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 10 लाख। क्लियर है? आज मैंने कोई नया काम नहीं किया, एज इट इज चीजों को डाल दिया। आप एक एक करके इन्वेस्टमेंट सॉरी एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं और इनके मैटर को क्लोज करते जाते हैं। सबसे पहले बात की गई है मशीनरी की। मशीनरी का खाता ये रहा, कहा गया डेप्रिसिएशन लगा दो 80,000 का। डेप्रिसिएशन कहां लगता है? आपने 11th क्लास में ही सीख लिया था, बाय डेप अकाउंट। लगा दिया। चलिए जी, वाली एडजस्टमेंट पूरी हो गई। इस वाली एडजस्टमेंट की बात करते हैं, टूल्स एंड मशीनरी। भाई टूल्स और मशीनरी जो थे, मतलब अभी इसी की बात चल रही थी खाते की। कहा गया है कि 1 लाख की थी, मुझे नहीं पता इसके 1 लाख या इसके 1 लाख, मुझे नहीं पता। सिर्फ इतनी सी बात कही है उसने कि भाई जो भी थी वो 1 लाख की थी, हमने बेच दी 1,20,000 की। कितने की बेच दी? 1,20,000 की। तो भाई पहली बात तो बिकी है, बाय बैंक सेल हुआ है। कितने की सेल हुई है? 1,20,000। मुनाफा कितने का हो गया? 20,000 का मुनाफा। इधर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? मुनाफा इधर लिखते हैं और लॉस इधर लिखते हैं। चूंकि हमें 20,000 का मुनाफा हो तो हमने 20,000 का मुनाफा डाल दिया। अभी और क्या बात है, हमें और कुछ नहीं पता। ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट पूरी हो गई। ठीक है, और क्या कहा गया है कि लैंड और बिल्डिंग जो बेची गई है ना, वो कितने की बेची गई मुझे नहीं पता, पर वो 50,000 के मुनाफे में बेची गई है, 50,000 के प्रॉफिट पर बेची गई है। तो जब प्रॉफिट पे बेची गई है तो लैंड और बिल्डिंग प्रॉफिट कितना आएगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया? 50,000। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये वाली हमारी भी पूरी होगी। हमारे काम की चीज क्या आई? सेल और परचेज देखनी थी हमें। क्या इसमें अभी तक कोई परचेज पता चली? नहीं चली। क्या कोई सेल पता चली? नहीं चली। इसमें सेल परचेज पता चली? जी सेल पता चल गई, सेल पता चल गई 1,20,000। तो ये जो हम पता चल गया पहले वो लिख लेते हैं। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का सेल हुआ है? 1,20,000। चूंकि सेल हुआ है तो पैसा आया होगा, तो मैंने प्लस में लिख दिया। चलिए जी, अब इसके बाद क्या कहा गया? अब खाते बंद कर देते हैं, और कोई बात नहीं गई। ये भी तीनों पूरे हो गए, ये भी पूरे हो गए। खाते बंद कर दे, पहले यही बंद कर दो। बैलेंस किधर आएगा? इधर निकल के आएगा। 3.5 लाख इसका टोटल आया, दोनों साइड मैंने 3.5 लाख लिख दिया, और माइनस का इधर कितना है बैलेंसिंग फिगर? 2.5 लाख। क्या रहा होगा ये? सेल। बात समझ में आती? क्या रही होगी ये? सेल। यही बात तो कही थी कि लैंड और बिल्डिंग जो है सेल कर दी गई है 50,000 के मुनाफे पे। तो सीधी सी बात है, पैसा निकल के किस चीज का आया? सेल का निकल के आया। तो बाय बैंक किस चीज का है? सेल का है। तो 2.5 लाख में लिख दी किस बात के? लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। कितने का बिका है? 2.5 लाख का बिका है। तो माय डियर पैसा आया या गया? आया है। जब आपने सेल किया है, जब आया है तो आपने प्लस में लिख दिया। साला फिर ऊपर भाग रहा आज। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया? इस वाले खाते को बंद कर दो। बड़ा तो यही है। कितना आया ये आया 2 लाख, 12 लाख हो गया। ये 12,80,000 कहां से होगा भाई? 1,20,000 प्लस 80,000 2 लाख हो गया, 10 लाख, पूरे 12 लाख हो गए। 12 लाख में से आपको माइनस करने 8,20,000।
तो 4 लाख तो 3,80,000 हो जाएगा, जहां तक है कैलकुलेट कर लेना, फिर भी चेक कर लेना, फिर भी सही है। टू बैंक क्या है ये? परचेज, ठीक है, परचेज किया आपने प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड कितने का है? 3,80,000 पैसा गया होगा जब आपने परचेज किया। और कोई चीज बची? ध्यान से देख लो पूरे क्वेश्चन में, मैंने ये डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, ये डाल दिया, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, बाकी इनका भी ट्रीटमेंट हो गया, मतलब मैटर क्लोज। प्लस माइनस करके निकालो, जो भी निकल के आएगा वही होगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस करो, क्या आ रहा है? मेरे ख्याल से आउटफ्लो आएगा, चेक कर लो। माइनस क्या आ रहे हैं? चलो आउटफ्लो ये भैया, पैसा चला गया आपके पास से कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। मेरे ख्याल से अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा रामकथा नहीं करूंगा, अब सीधा फाइनेंसिंग पे आते हैं, ठीक है।